सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 60 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान, यहाँ पर गलत छपा हुआ है बल्कि अर्थशास्त्र विषय से ली गई है। और इसमें हम जिस पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं वह है विकास। आज हम इस पाठ के 3 और 5 अंकों के प्रश्न उत्तरों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। देखिए, ये आज के जो प्रश्न उत्तर हैं वो थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, क्योंकि ये अंकों के हिसाब से लिखे गए हैं। तो आपके लिए तो ये पूरा एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। आप इनको बिल्कुल इसी तरीके से लिखिए और अपने हिसाब से फिर उसको कम ज़्यादा करके भी लिखा जा सकता है। तो मैंने तो आपको 3 नंबर के हिसाब से 3 पॉइंट या 5 नंबर के हिसाब से 5 पॉइंट कुछ इस तरीके से लिखवाया है। अगर आप इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों की कुछ मजबूरी हो सकती है, तो आप इसको अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नोत्तरों की। तो पहला प्रश्न है कि विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती हैं, व्याख्या कीजिए। देखिए, ये 5 नंबर का प्रश्न आता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। इसका कारण है कि व्यक्तियों की जीवन की स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, 1 पॉइंट। दूसरा, आप इसको पॉइंट में बना के लिखिए, लोग ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि वह चीज़ जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। फिर तीसरा पॉइंट है कि वास्तव में कई बार 2 व्यक्ति या 2 समूह ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो। जैसे एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा इसकी आशा रखती हो, लेकिन हो सकता है कि उसके भाई को ये बात पसंद ना हो। तो देखिए, दोनों में विरोध हो सकता है ना, तो दोनों की इच्छाओं में भी भिन्नता हो सकती है और दोनों के जो विकास के लक्ष्य हैं उसमें भी भिन्नता हो सकती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड किस प्रकार भिन्न है। तो इसको हम अंतर की तरह लिखेंगे, आप बीच में एक लाइन डाल के इसको लिखिएगा। तो इस तरह से हम इसका अंतर लिख सकते हैं। पहले हम यूएनडीपी और विश्व बैंक लिखेंगे और फिर इनके अंतर लिखेंगे। जैसे यूएनडीपी है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को तुलना के आधार के रूप में प्रयोग करता है, यानी इन तीनों चीज़ों को या इनके अलावा भी दूसरी चीज़ों को देखता है। लेकिन जो विश्व बैंक होता है ये तुलना के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही आधार मानता है। फिर दूसरा है कि इसे विकास की विस्तृत अवधारणा के रूप में समझा जाता है, क्योंकि विकास में जितने पहलू शामिल होते हैं यूएनडीपी लगभग उन्हीं को ही कवर करता है। और विश्व बैंक के लिए लिखा है कि इसे विकास की एक संकीर्ण अवधारणा के रूप में समझा जाता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय को ही विश्व बैंक देखता है। फिर यूएनडीपी क्या करता है कि इसमें देशों को एचडीआई के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है कि उनका रैंक क्या है एचडीआई में। लेकिन विश्व बैंक में क्या होता है कि इसके अंतर्गत देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, उच्च आय वर्ग, मध्य आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग। इस तरीके से इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है। साक्षरता का मतलब पढ़ाई लिखाई, यानी पढ़े लिखे लोग क्यों जरूरी है, शिक्षा क्यों जरूरी है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। इससे एक तो ज्ञान और दक्षता प्राप्त होती है, यानी किसी काम को करने का ज्ञान और उसको करने का कौशल प्राप्त होता है। रोजगार का स्तर बढ़ता है, देश में रोजगार का स्तर बढ़ता है। नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है। देखिए, जब हम पढ़े लिखे होंगे तभी नई तकनीकों का प्रयोग कर पाएंगे। लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हमें स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना होकर जागरूक होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। और इसके अलावा नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है, यानी लोगों के अंदर जब ये ज्ञान विकसित होता है, साक्षरता विकसित होती है, तो वो नए नए उद्योगों को स्थापित करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। फिर चौथा प्रश्न है कि आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता है जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता हो सकती है। क्या ये सत्य है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये कथन बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि जेब में रखा रुपया सब कुछ नहीं खरीद सकता।
दूसरा, प्रदूषण मुक्त वातावरण भी नहीं खरीद सकता। तीसरा, संक्रामक बीमारियों से बचा नहीं सकता जब तक समाज कदम नहीं उठाता। देखिए, आजकल हमारे समाज में कोरोना वायरस फैल रहा है, हमारे देश में और दुनिया में फैल रहा है। तो क्या आपकी जेब का रखा पैसा आपको इस कोरोना वायरस से बचा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक समाज इसके लिए कदम नहीं उठाएगा तब तक हम इस चीज को नहीं कर पाएंगे। फिर अगला पॉइंट है कि अभौतिक वस्तुएं जैसे आदर, सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और जीवन की खुशियां भी मुद्रा नहीं खरीद सकती है। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि जेब में रखा पैसा सब कुछ चीज़ों को नहीं दिलवा सकता, उन सुविधाओं को तो नहीं दिलवा सकता जिनकी की बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता लोगों को हो सकती है। फिर प्रश्न नंबर 5 है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। इसके 3 कारण। तो देखिए, जो मुझे लगता है, ये मेरा सुझाव है, आपका सुझाव कुछ और भी हो सकता है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बालक बालिका में भेदभाव के कारण बालिका शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा पॉइंट है कि लोग अपनी बालिकाओं को अपने गांव से बाहर माध्यमिक शिक्षा के लिए नहीं भेजना चाहते, क्योंकि कई गांवों में माध्यमिक विद्यालय गांव से बाहर होता है। फिर तीसरा है कि उन्हें लगता है कि यदि उनकी बालिका अधिक पढ़ लिख जाएगी तो उसकी विवाह आदि में समस्या आएगी, क्योंकि उसके जितना पढ़ा लिखा लड़का फिर मिलने में मुश्किल होगी। तो ये 3 कारण हो सकते हैं, बाकी और भी कारण हो सकते हैं जिन्हें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक हैं? किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इनका अर्थ समझें। सार्वजनिक सुविधाओं का अर्थ उन सुविधाओं से होता है जिन्हें कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नहीं खरीद सकता, बल्कि सरकार द्वारा ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जेब में रखा रुपया है ना हमारा, वे सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता, जैसा अभी हमने ऊपर प्रश्न में भी चर्चा की थी, जिनकी हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। यानी ऐसी चीज़ों को पैसा नहीं खरीद सकता। तो फिर आगे है कि 4 सार्वजनिक सुविधाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, 4 सार्वजनिक सुविधाएं और भी हो सकती हैं, जैसे प्रदूषण मुक्त वातावरण, संक्रमण योग्य बीमारियों से संरक्षण, कानून एवं व्यवस्था की अच्छी स्थिति और सुरक्षित पेयजल एवं सफाई प्रबंध। ये सुविधाएं हो सकती हैं जिन्हें हमारा अधिक आय या हमारा जेब में रखा पैसा भी नहीं खरीद सकता, जब तक कि समाज या देश उसे उपलब्ध ना कराए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सतत आर्थिक विकास क्या है और पर्यावरण क्षरण को रोकने के 3 उपाय। पर्यावरण क्षरण का मतलब यानी पर्यावरण को खराब होने से रोकने के 3 उपाय बताने हैं आपको। और सतत आर्थिक विकास या विकास की धारणीयता या सतत पोषणीय विकास एक ही बात है। आप उसको इसी तरीके से लिखेंगे तो आपका एक उत्तर में 3 प्रश्नों का काम चल जाएगा। सतत आर्थिक विकास, सतत पोषणीय विकास और विकास की धारणीयता। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। सतत आर्थिक विकास का अर्थ ऐसे विकास से है जिसका लाभ पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी को तो मिले ही, साथ ही साथ भावी पीढ़ी को भी उसका लाभ मिलता रहे। इसको हम कहते हैं सतत आर्थिक विकास या सतत पोषणीय विकास या विकास की धारणीयता। तो फिर पर्यावरण क्षरण यानी पर्यावरण को खराब होने से रोकने के 3 उपाय क्या हैं? संसाधनों को योजना बनाकर प्रयोग करना चाहिए, हमें ऐसी तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हों, और तीसरा उपाय है कि सरकार को भी पर्यावरण से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए। ये हैं इसके उपाय। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है। पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य सीमाओं का सम्मान नहीं करते, कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। यानी अगर एक बार आपका पर्यावरण खराब हो जाए तो वो ये नहीं देखता कि वो कौन सा देश है या राज्य है, तो यानी वो ये नहीं देखेगा कि वो अमेरिका है या फ्रांस है या भारत है, उसके लिए तो सब एक समान होंगे। अगर पर्यावरण खराब होगा तो वो सबके लिए खराब होगा। तो इसकी व्याख्या करनी है, यानी इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब है क्या। तो पहला पॉइंट है कि पर्यावरण क्षति के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट यह है एक क्षेत्र या देश का मुद्दा अब नहीं रह गया, क्योंकि इससे हम सब का भविष्य बराबर परस्पर रूप से जुड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट है कि विकास की धारणीयता यानी संसाधनों का बचाना मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और पर्यावरण को बचाना भी हम सभी का ही तो उत्तरदायित्व है। चौथा पॉइंट, इन दिनों
विश्व के विभिन्न देशों के बीच ये वार्ता का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से इसको बचाना है हमारे पर्यावरण को। और पांचवा पॉइंट है कि वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन इत्यादि एक राष्ट्र द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह वैश्विक स्तर पर एक गंभीरता से सोचने और हल निकालने का विषय है। तो देखिए, मैंने इसमें, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न आता है, मैंने इसलिए 5 पॉइंट लिखे हैं। आप इनको कट शॉर्ट करके 3 पॉइंट्स में भी खत्म कर सकते। देखिए, इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का आता है। पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए कैसे प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि हमारी इस धरती पर बहुत सारे पर्याप्त संसाधन हैं जो कि सबकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, लेकिन लालच को पूरा नहीं कर पा रहे, यानी वो कैसे खराब हो रहे हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि यह कथन विकास की चर्चा में निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, हमारी पृथ्वी के पास विकास के लिए वर्तमान और भविष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त गैर नवीकरणीय संसाधन हैं, लेकिन हमें उनका प्रयोग मितव्ययी ढंग से करना होगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि अल्प विकसित देश तीव्र औद्योगिकरण के लिए औद्योगिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन यानी खनिज पदार्थ और लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। ये सभी पर्यावरण संतुलन को क्षति पहुंचा रहे हैं तथा तेजी से समाप्त भी हो रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है कि गहन खेती और उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों के अति प्रयोग से भूमि और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है। तो इसलिए ही ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी के पास सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर का उल्लेख कीजिए। तो आपको इस तरह से टेबल बना के इनके अंतर को लिखना है। तो पहला जो अंतर है वो है कि विकसित देशों में नई तकनीक और विकसित उद्योग होते हैं, जबकि विकासशील देश औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, यानी यहाँ पर औद्योगिक विकास कम होता है। दूसरा है उच्च स्तरीय रहन सहन, उनका रहन सहन बहुत हाई लेवल का होता है, जबकि विकासशील देशों में सामान्य रहन सहन होता है। तीसरा है कि यहाँ पर उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है, जबकि विकासशील देशों में निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, लोगों की इनकम कम होती है। फिर विकसित देशों में साक्षरता दर ऊंची होती है, जबकि विकासशील देशों में निम्न साक्षरता दर होती है। विकसित देशों में लोगों की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति होती है, जैसे जन्म दर और मृत्यु दर पर उनका नियंत्रण होता है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति इस तरीके से अच्छी होती है। और विकासशील देशों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, यानी कि मृत्यु दर अधिक होती है। तो इस तरह से हम इनके बीच अंतर कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक स्रोत आधारित प्रश्न अब आने लग गया है बोर्ड एग्जाम में 4 अंकों का, जो कि पहले आपको एक अनुच्छेद पढ़ना होगा और उसी के ऊपर बेस कुछ प्रश्नों के उत्तर जो 1-1 नंबर वाले हैं उनके उत्तर देने होंगे। तो इसलिए इस अनुच्छेद को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। तो क्या है कि अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार यह एहसास हो जाता है कि भले ही आय का स्तर महत्वपूर्ण हो, फिर भी यह विकास के स्तर का एक अपर्याप्त उपाय है। हम अन्य मानदंडों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ऐसी कसौटी एक लंबी सूची हो सकती है, लेकिन यह इतनी उपयोगी नहीं होगी। हमें जो कुछ चाहिए वह महत्वपूर्ण चीज़ों की एक बहुत छोटी सी संख्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक, जैसे कि हम केरल और महाराष्ट्र की तुलना में उपयोग करते थे, उनमें से ही एक है। पिछले 1 दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक विकास के उपाय के रूप में आय के साथ साथ, यहाँ पर आय लिखना है, आय के साथ साथ व्यापक रूप में उपयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना की जाती है। तो देखिए, इसमें यही बताया गया है कि भले ही आय का स्तर महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विकास के लिए ये अपर्याप्त है, क्योंकि आय के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि विकास के लिए ज़रूरी हैं और उन्हें हम अधिक आय से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये बताया भी गया है कि आजकल आय के अतिरिक्त जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे संकेतकों को विकास के उपाय के रूप में अपनाया जा रहा है। तो चलिए अब हम इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है? तो इसका उत्तर है कि विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर इसलिए अपर्याप्त है क्योंकि अधिक आय से हम सभी सार्वजनिक सुविधाएं जैसे प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि नहीं खरीद सकते। दूसरा प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि विकास के मापन के लिए
विकास के मापक के लिए संकेतकों की सूची बनाइए। ठीक है, तो कौन कौन से संकेतक हो सकते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, संक्रमण योग्य बीमारियों से संरक्षण, प्रदूषण मुक्त वातावरण, सुरक्षित पेयजल एवं सफाई प्रबंध आदि। ये संकेतक हो सकते हैं क्योंकि इनमें भी विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद है आखिरी प्रश्न, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण लिखिए, यानी उसको पढ़कर आपको अपने शब्दों में उसको लिखना, उसकी समरी लिखनी है। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि भले ही हमारे लिए आय का स्तर महत्वपूर्ण हो, लेकिन फिर भी ये विकास की सारी सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करवा सकता। हो सकता है कि हम अधिक आय से बहुत सारी वस्तुओं को खरीद सकते हों, लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए जो जरूरी सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण मुक्त वातावरण, स्वच्छ पेयजल आदि अधिक आय से नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए विकास में इन सभी पहलुओं को शामिल करना चाहिए, ना कि सिर्फ अधिक आय को। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। लेकिन यदि कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।